नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जो वार्षिक परीक्षा 2023-24 आयोजित करने जा रही है, उसके अंतर्गत एक मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप जो होता है, जिसको मॉडल क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, उसका आगाज किया गया है। यानी वो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि इसी पर आधारित जो जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें प्रश्न उत्तर या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो मॉडल सेट है वो है हमारा 10वीं कक्षा का और ये विषय गणित का है। इसमें समय हमको मिलेंगे 3 घंटे और पूर्णांक होगा 80 अंक का, यानी टोटल 80 नंबर का ये पूरा के पूरा पेपर होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में कहता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? तो आप सबसे पहले या तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लें, या फिर अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं करते हैं तो सभी ऑप्शन में जो अभाज्य संख्या गुणा के रूप में दिया गया है उनको गुणा करके देख लीजिए कि 156 किसका आता है। जिसका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ है उसको गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी की 4, 4 तिया 12 और 12 से 13 में अगर गुणा करते हैं तो 12 गुने 13 करने पर 156 आ जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन आपको डाउट हो कि ऐसा आप डायरेक्ट क्यों किए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लें। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 सते 14 बच गया 1, बगल में 6 उतरेगा हो जाएगा 16, तो 2 अठे 16। फिर से आप 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 13 बार में कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो 156 है उसका अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल का रूप होगा वो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। और ये जो है वो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करेंगे सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 6 बटा किसका 15 का। तो चलिए हम देखते हैं 6/15। अब 6/15 को सबसे पहले हम लोग न्यूनतम पद में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों को देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों 3 से कट रहा है। तो 3 से जब 6 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 3 से जब 15 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी ओरिजिनल रूप में ये आ गया 2/5 के रूप में। और हम जानते हैं कि यदि हर जो है वो या तो 2m के रूप का हो, या फिर 5n के रूप का हो, या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो। कौन? हर, जो बट्टा के नीचे वाला होगा। अगर इस रूप का होगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो आप देख सकते हैं जो हर है वो 5 है, 5 का पावर 1 आप ले सकते हैं, यानी n के स्थान पर 1 और ये 5 है। इसका मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा, और शांत हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करें अगला सवाल नंबर 3 का। तो तीसरा नंबर सवाल में आपके सामने क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में कहता है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। नीचे जो ग्राफ दिया गया है उसके आधार पे हमको उत्तर देना है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो याद रखिएगा इस तरह का जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है, ये तो 2 अक्ष हमारे पास x अक्ष और y अक्ष दिए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से ले जाया गया है, एक रेखा इस तरह से काटते हुए ऐसे आया है। अब हमको ये पता करना है कि आखिर ये जो वक्र रेखा इसमें बनी हुई है वो x अक्ष को कितने स्थान पर काटता है। तो x अक्ष को देखिए, एक पॉइंट यहाँ काट दिया, दूसरा पॉइंट पर यहाँ काट दिया, तीसरा पॉइंट पर यहाँ काटा और चौथा पॉइंट पर यहाँ, मतलब कुल मिलाकर के 4 पॉइंट पर काटा। अब आप कहिएगा कि आप ग्राफ में दिखाइए, तो ग्राफ में देखिए एक तो यहाँ काटा, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ काट लिया x अक्ष को, तीसरा पॉइंट यहाँ काट लिया x अक्ष को, और ये जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ है। 4 पॉइंट पर काटता है इस x अक्ष को, इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो 4 दिया हुआ है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब इसके बाद आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो अगला नंबर प्रश्न है वो है हमारे पास चौथा। अब चौथा नंबर प्रश्न में कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। अब इसमें -b है कहाँ? तो देखिए x का जो गुणांक होता है वो b होता है। तो आप देख सकते हैं -7 दिया हुआ है b के स्थान पर, तो माइनस तो सूत्र वाला, और एक -7 दिया हुआ है b के स्थान पर और बट्टा a के स्थान पर। तो a के स्थान पर x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है। तो a के स्थान पर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब -7 माइनस और -7 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 7, और बट्टा में 1 है तो उसका कोई जरूरत नहीं है लिखना, यानी हमारा ओरिजिनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 7। अब 7 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल
सही उत्तर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो 5वां नंबर सवाल है वो हमसे क्या कहता है उसको सुनिए। कहता है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल नहीं होगा। मतलब का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा इसका अर्थ क्या कहा, ये उसका बात करते हैं। कोई हल नहीं होगा इसका मतलब किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिए कभी भी a1 बटा a2 a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर न हो c1 बटा c2 तब उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो ये जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, अर्थात इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, तो उस कंडीशन में इसका हल निकलता है और केवल एक ही हल निकलेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा, अगर इस तरह का ऑप्शन आपके पास दिया हो और यहाँ पे लिखा हो कि कोई हल नहीं है के स्थान पर केवल एक हल है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 बटा a2 ऑप्शन सी में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो उस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात किए जा सकते हैं, ये ऑप्शन सी के लिए। और ऑप्शन डी में ऐसा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अब c1 बटा c2 बराबर है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो उस कंडीशन में इसके अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल एक हल होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार का सवाल पूछा गया था। अब आपके सामने आता है सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 में कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी। यानी पहला में कहा ऑप्शन ए में समपाती है, बी में कहा समांतर है, सी में कहा प्रतिच्छेदी है, या डी में कहा लंबवत है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसके लिए हमको a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालना होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं a1 बटा a2। तो a1 आपके पास है कितना, x का गुणांक 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा a2, तो यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है उसका x का गुणांक 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब आगे बढ़िए b1 बटा b2 b1 बटा b2। अब ध्यान दीजिएगा जो b1 बटा b2 है वो कितना होगा, तो यहाँ y का गुणांक जो होगा वो b1 कहलाएगा। y का गुणांक है कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा और माइनस है तो क्या लिखना होगा -1 बटा। अगर हम बात करें b2 का, तो यानी दूसरा समीकरण जो है उसका जो y का गुणांक होगा वो b2 कहलाएगा। यहाँ y का गुणांक है -2, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे -2। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2। अब बताइए कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बीच क्या संबंध है। तो याद रखिएगा यहाँ आ गया a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, और इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं दोनों वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, यानी ये दोनों जो समीकरण के द्वारा रेखाएं बनेंगी सरल रेखा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें सवाल नंबर 7 का। इसमें कहता है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। इस तरह का जब हमारे पास सवाल पूछा जाता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, x और y का मान इसमें रख करके देखना चाहिए कि दोनों के दोनों समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है। जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही हमारा हल होगा। तो चलिए x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 3 रखते हैं। जब x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस y के जगह पर 3 रखेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11। अब यहाँ पे 11 आ रहा है जबकि बराबर में दिया हुआ है 6, तो ये वाला तो बिल्कुल आपका गलत उत्तर हो गया क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, x के स्थान पे 1 रखना है और y के स्थान पे 4। तो जब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर 4 रखते हैं तो 4, तो ये 4 और प्लस में 2 तो 4 और 2 6, इसको तो सेटिस्फाइड कर दिया। अब दूसरा समीकरण में चलें। दूसरा समीकरण जो था 5x था, तो 5 और x के स्थान पे 1 रखना है तो 5 एकम 5 माइनस y के जगह पे 4 था तो यहाँ लिखेंगे 4, तो 5 और 4, 5 में से 4 खर्च क्योंकि माइनस है, 5 में से 4 खर्च करेंगे तो आएगा कितना 1, मतलब इस समीकरण को भी सेटिस्फाइड कर दिया और जो फर्स्ट समीकरण था उसको भी सेटिस्फाइड कर दिया। कौन, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 का। कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण है या द्विघात समीकरण है। तो याद रखिए आपको लॉजिक हम सिखाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ तो x स्क्वायर प्लस में आएगा, क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा बराबर, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर है। अगर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों एक्स स्क्वायर खत्म हो गए, तो ये द्विघात समीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
अब बात करेंगे दूसरा ऑप्शन का। तो दूसरा ऑप्शन में आप देखें, यहाँ भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बराबर के दूसरे साइड। अब बताइए कि यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, बी ऑप्शन भी। सी में आइए, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। इसका मतलब 2 से जब x माइनस 3 में हम गुना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनेगा x का, लेकिन इधर x का स्क्वायर बनेगा। तो इस तरफ x का स्क्वायर बन गया बाएं पक्ष में, लेकिन दाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, तो एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, तो एक द्विघात समीकरण तो पक्का आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। डी में अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में एक्स क्यूब आ जाएगा, और जब एक्स क्यूब आ गया तो इसको द्विघात समीकरण नहीं बल्कि त्रिघात समीकरण कहेंगे, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। यानी नामा सवाल का जो सही विकल्प है वो है सी। अब बात करें सवाल नंबर 10 का। तो सवाल नंबर 10 में जो सवाल दिया गया है वो हमसे क्या कहता है उसको समझते हैं। सवाल नंबर 10 में कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग d का मान निकालते हैं। तो d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पर है कितना उसको समझने का प्रयास कीजिए। b के स्थान पर दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पर, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना के रूप में 1 इंटू c के स्थान पर आप देख सकते हैं 6 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 6। अब आपस में हल कर दीजिए, तो 7 7